बहुत समय पहले की बात है। रामनगर गांव में किशोर नाम का एक अत्यंत निर्धन और लाचार किसान अपनी इकलौती बेटी राधिका के साथ रहता था। किशोर के पास जायदाद के नाम पर सिर्फ एक टूटी हुई झोपड़ी और एक पुराना कुदाल था। ये कुदाल उसके पुरखों की निशानी थी, जिससे वो अपनी छोटी सी जमीन जोतकर अपनी और बेटी की गुजर बसर करता था। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ किशोर तैयार हुआ। किशोर ने राधिका से कहा, राधिका बेटी, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। फसल लगाने का समय है, इसलिए आने में शाम हो सकती है। तुम घर का काम संभालना और खाना तैयार रखना। अगर ज्यादा देर हो जाए तो मेरी राह मत ताकना और सो जाना। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन पिताजी, घर में तो एक दाना भी नहीं है। कल ही सारा राशन खत्म हो गया था। अब बस कल की 2 बासी रोटियां बची हैं। अब आप ही बताइए, इसे मैं खाऊं या आप? किशोर का दिल बैठ गया। एक पिता के लिए इससे बड़ी बेबसी क्या होगी कि वो अपनी संतान को 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके। उसने अपनी उदासी छुपाते हुए कहा, बेटी, मुझे भूख नहीं है, तुम वो रोटियां खा लेना। मैं शाम को लौटते समय कुछ जुगाड़ कर लूंगा। इतना कहकर किशोर भारी मन से खेत की ओर चल दिया। किशोर के खेत के पास ही गांव के सबसे अमीर और चालाक सेठ धनीराम की बड़ी हवेली थी। धनीराम की नजर हमेशा किशोर की उस छोटी सी पुश्तैनी जमीन पर रहती थी, जो पूरे गांव में अकेली ऐसी जमीन थी जो सेठ के कब्जे में नहीं थी। धनीराम ने अपने वफादार नौकर हरिया से कहा, हरिया, देखो इस किशोर को, कितना स्वाभिमानी बनता है। मर जाएगा पर जमीन नहीं देगा, लेकिन आज मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। इंसान जब भूखा होता है तो वो ईमान और जमीन दोनों बेच दे। सेठ ने एक चाल चली। वो बहुत ही मीठी आवाज में किशोर के पास गया और बोला, अरे किशोर भाई, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। देखो, हम सब इंसान हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो बेहिचक मांग लो। किशोर जानता था कि सेठ धोखेबाज है, लेकिन भूख और लाचारी ने उसे कमजोर कर दिया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, घर में राशन नहीं है, बेटी भूखी है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो फसल कटते ही मैं सूद समेत वापस कर दूंगा। सेठ ने तुरंत कुछ पैसे निकालकर किशोर को दे दिए। किशोर को लगा कि उसे नया जीवन मिल गया है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसने अपनी बर्बादी के वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं। वक्त बीतता गया और किशोर की फसल लहलहाने लगी। पूरे गांव में वैसी फसल किसी की नहीं हुई थी। किशोर खुश था कि अब वो सेठ का कर्ज उतार दे। वाह किशोर, क्या फसल हुई है। सुनो, इसे बाजार ले जाने की तकलीफ मत करो, मैं इसे यहीं खरीद लेता हूँ। मैं तुम्हें 8,000 की जगह 10,000 दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? किशोर ने हैरानी से पूछा। सेठ ने जाल बिछाते हुए कहा, शर्त यह है कि यह अनाज जिस हालत में है उसी हालत में मेरा होगा। किशोर को लगा कि सेठ अनाज की गुणवत्ता की बात कर रहा है। उसने तुरंत हाँ कर दी। जैसे ही सौदा पक्का हुआ और किशोर ने पैसे पकड़े, सेठ अट्टहास कर उठा। मूर्ख किशोर, अनाज जिस हालत में है उसका मतलब है कि वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है। चूंकि अनाज मेरा है तो वो जमीन भी मेरी हुई जिस पर ये अनाज खड़ा है। किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन सेठ ने उसकी एक ना सुनी। पंचायत बुलाई गई, लेकिन सरपंच सेठ का मित्र था। उसने फैसला सुनाया। सौदे के हिसाब से सेठ सही है किशोर, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं रही। अपने पुश्तैनी जमीन छिन जाने का दुख किशोर बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस रात उसे दिल का दौरा पड़ा और वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया। राधिका का संसार उजड़ चुका था। वो अपने पिता के शव के पास बैठकर घंटों रोती रही, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसुओं की जगह अंगारे दहकने लगे और कसम खाई, सेठ धनीराम, तुमने मेरे पिता की जान ली है और उनकी जमीन छीनी है। अब मैं तुम्हें उसी की भाषा में जवाब दूंगी। अब तुम्हारा पाला एक पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी लड़की से पड़ा है।
कुछ महीने बीत गए। राधिका ने अपने पिता के बचे हुए कुछ रुपयों से एक ट्रैक्टर किराए पर लिया और उसमें 10 बोरी अनाज भरकर सीधे सेठ के घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने शोर मचाना शुरू किया, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा अनाज ले लो। सेठ धनीराम बाहर आया। उसे लगा कि शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया है। उसने राधिका को ठगने का सोचा। उसने वही शर्त दोहराई। लड़की, मैं ये अनाज खरीदूंगा, लेकिन अनाज जिस हालत में है उसी हालत में लूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे जो 5,000 रुपए देंगे, वे पैसे भी जिस हालत में होंगे मैं उसी हालत में लूंगी। पैसे तो पैसे होते हैं, इसमें क्या हालत होगी? उसने तुरंत हाँ कर दी। जब अनाज देने की बारी आई तो राधिका ने ट्रैक्टर की चाबी सेठ को दे दी और कहा, अनाज ट्रैक्टर पर है, इसीलिए शर्त के मुताबिक अब ये ट्रैक्टर भी आपका हुआ। अब आप इसके हकदार हुए सेठ जी। सेठ खुश हो गया कि उसे मुफ्त में ट्रैक्टर मिल गया। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। राधिका ने कहा, मैंने अपने बोले हुए बात को पूरा किया, अब मेरा पैसा दीजिए। सेठ पैसे लाने घर के अंदर जाने लगा तो राधिका ने उसका रोक दिया और बोला, ठहरिए सेठ जी, आपने कहा था कि पैसे जिस हालत में हैं उसी हालत में देंगे। आपके पैसे घर के अंदर रखे हैं, यानी वे आपके घर का हिस्सा हैं, तो शर्त के मुताबिक अब आपका ये घर भी मेरा हुआ। ये तुम क्या बोल रहे हो? होश में तो हो। बात सिर्फ पैसों की हुई थी ना कि घर की। अरे सेठ जी, मैंने तो आपको सही से बताया था कि जिस हालत में पैसे होंगे मैं उनको वैसे ही लूंगी। तो अब पैसे घर में हैं, तो शर्त के हिसाब से घर तो मेरा हुआ। सही कहा ना मैंने? पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सेठ पसीने से तरबतर था। मामला फिर पंचायत में गया। सरपंच ने राधिका से कहा, बेटी, तुम सेठ का घर कैसे ले सकती हो? बात तो सिर्फ पैसों की हुई थी, तो फिर घर कैसे ले सकती हो? राधिका जानती थी कि सेठ और सरपंच की दोस्ती है। राधिका ने गुस्से से बोली, अगर अनाज की हालत के नाम पर मेरे पिता की जमीन छीनी जा सकती है, तो पैसों की हालत के नाम पर सेठ का घर क्यों नहीं छीना जा सकता? सरपंच जी, या तो आप मेरे पिता की जमीन वापस दिलाइए, वरना आज से इस घर की मालकिन मैं हूँ। अगर मैंने अभी अपने दोस्त का साथ दिया तो मेरे तो बहुत बदनामी हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जैसा तुमने कहा वैसा ही तुमने किया। अब शर्त के मुताबिक घर तुम्हारा हुआ। सरपंच डर गया, क्योंकि राधिका ने कानून और तर्क की ऐसी बात कही थी।